हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण सिंह। आज से मैं आपके लिए कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, जो चैप्टर होंगे उनके बारे में पहले हम आपको डिटेल में बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम संख्याओं के बारे में समझते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद में हम जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं की। जो संख्या होती हैं हमारी, वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती हैं वास्तविक संख्या और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो देखो, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जिन संख्याओं का इस्तेमाल हम अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं तो उनकी काउंटिंग यानी कि गणना करने के लिए हम जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो सारी की सारी संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्याएं रियलिटी में होती हैं उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं हमारी होती नहीं हैं, जिनका जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता, बस उनकी क्या है, हम एक कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसी कोई संख्या हो सकती है, उन्हीं संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे काल्पनिक संख्याओं की बात करें तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि अंडर रूट के अंदर -1, यानी कि रूट के अंदर -1 लिख दिया मैंने, रूट के अंदर -3 लिख दिया, रूट में -100 लिख दिया। तो ये जो संख्या हमारी कैसी हैं, काल्पनिक संख्या। यानी कि इस तरह की कोई भी संख्या नहीं होती है। अगर बात की जाए तो हमारे जीवन में हम जितनी भी संख्याओं का गणना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार की हमारी कोई भी संख्या नहीं होती है। लेकिन क्या है, गणितीय रूप में हम इनको लिख सकते हैं और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इनको काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, केवल हमारी कल्पना से निर्मित संख्याएं हैं, तो इसलिए ये संख्या हमारी काल्पनिक संख्याएं हैं। बात करें वास्तविक संख्याओं की, बाकी की जितनी भी संख्याएं हों जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करेंगे वो सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 0 है, 1, 2, -3, -4, 4/7, 8/9 या 0.1, 0.23 या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1.39999 या 1.478327 इस प्रकार से। यानी कि जो हमारी संख्याएं होती हैं, इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होंगी, चाहे √2 हो, √3 हो, √7 हो, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। तो जो संख्याएं होंगी वो दो प्रकार की होंगी, एक तो होंगी वास्तविक और दूसरी होंगी काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं वो होंगी जो हमारी कल्पना से निर्मित होंगी और वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते रहते हैं। अब बात करें काल्पनिक संख्याओं की, इनका तो हमारे हाई स्कूल के कोर्स में कोई भी स्थान नहीं है। जो चैप्टर हैं, हमारे जितने भी चैप्टर हैं सभी हमारे वास्तविक संख्याओं पर आधारित हैं। तो क्या करते हैं, हम वास्तविक संख्याओं को डिटेल में समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा पहले कि जो संख्याएं होती हैं हमारी वास्तविक, वो दो प्रकार की हैं। वास्तविक संख्याएं वो कितने प्रकार की हैं हमारी, दो प्रकार की। एक तो होती हैं परमेय संख्या और दूसरी होती हैं अपरमेय संख्या। देखो, परमेय संख्याओं के बारे में इसके जो 3 रूल्स हैं वो, अगर 3 कंडीशंस को कोई भी संख्या फॉलो करती है तो समझ लो वो क्या है, एक परमेय संख्या। जैसे सबसे पहली बात, जो परमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो परमेय संख्या होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात, जो Q का मान होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। अगर Q की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तो वो संख्या हमारी परमेय संख्या नहीं होगी। तो परमेय संख्याओं में पहली कंडीशन वो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो,
दूसरा q का मान 0 के बराबर ना हो। तीसरी कंडीशन ये है कि p तथा q सह अभाज्य संख्या हों, यानी कि जो p और q हैं वो हमारी कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि p और q में किसी एक जैसी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, तो वो संख्या हमारी कौन सी होंगी? सह अभाज्य संख्या। तो परमेय संख्या होने के लिए किसी भी संख्या को इन 3 कंडीशनों को फॉलो करना पड़ता है। पहला है कि वो p बटे q के रूप में होनी चाहिए, दूसरा q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और तीसरा है कि p तथा q कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें किसी एक कॉमन संख्या से भाग नहीं जाता। जैसे मैं इसमें लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं हम 4। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। अब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा? p, और ये क्या हो गया? q, और जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं है। तीसरी कंडीशन ये देखो कि 4 और 1 दोनों कैसी हैं? सह अभाज्य, यानी कि इनमें किसी एक संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या। या जैसे मैंने ये लिखा 0.25। अब देखो 0.25 को मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 125 से इसे काटेंगे तो ये कितनी बार कट गया? 4 बार, यानी कि 1/4। तो ये देखो p बटे q के रूप में है, q का मान 0 के बराबर नहीं है, और दोनों कैसी हैं? सह अभाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी कैसी है? परमेय संख्या। बात करें अगर अपरमेय संख्याओं की, तो अपरमेय संख्या क्या होती हैं? जो संख्या परमेय नहीं है वो क्या होगी? अपरमेय संख्या। जैसे 1.37432115 इस प्रकार से। यानी अगर कोई संख्या दशमलव के बाद उसमें कंटिन्यूअसली बिना रिपीट किए हुए अंक आते रहें तो ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2.10 100 100 ... अगर इस प्रकार से कोई संख्या चलती रहेंगी तो वो सारी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या। जैसे √2 √3 √5 ये सभी संख्याएं हमारी अपरमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी 2 प्रकार की हैं, एक परमेय संख्या है और दूसरी अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वो होंगी जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हों, q का मान 0 के बराबर ना हो, और p तथा q हमारी कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या जो 3 कंडीशनों को फॉलो कर गई तो समझ लो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। और जो संख्या इन कंडीशनों को फॉलो नहीं करेगी तो वो कौन सी संख्या होगी? हमारी अपरमेय संख्या। और जो अपरमेय संख्या होंगी वो दशमलव के बाद उसमें जो अंक होंगे वो बिना रिपीट किए हुए कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। तो अब बात करें कि वास्तविक संख्या हमने 2 भागों में विभाजित कर दी, परमेय और अपरमेय संख्या। अब इन्हीं को क्या है मैं एक प्रकार से और बताता हूँ, जिससे कि क्या है जो तुम्हारे गणित में साइंस आते हैं, यानी कि जो ऐसे R लिखा हो कहीं पर, Z लिखा हो, N लिखा हो, Q लिखा हो, इनका मतलब क्या होता है? कि बहुत सी संख्या क्या है, हमें क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे दिया होता है कि X एलिमेंट है Z का, तो क्या होता है कि किसी किसी को यही समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए मैं जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्या उनको थोड़ा और विस्तार से समझाता हूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी जो वास्तविक संख्या है उनको हम अंग्रेजी में रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं वो देखिए, जो वास्तविक संख्याएं हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? रियल नंबर्स। और इसे हम किससे साइन करते हैं? R से। यानी कि इनको हम किससे दिखा सकते हैं? R से। यानी जहां कहीं भी कैपिटल R लिखा होगा तो समझ लीजिए कि वो हमारी कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या। अब इनको हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक भाग लिख देता हूं मैं डेसिमल,
यानी कि दशमलव वाली संख्या, और दूसरा भाग लिखता हूं मैं नॉन डेसिमल यानी बिना दशमलव वाली संख्या। यानी जो हमारी संख्याएं दे रखी होंगी, देखो हमें वो किस प्रकार से दी होती हैं, जो साइन यानी कि जो चिन्ह होते हैं उनके आधार पर। जैसे कहीं पर लिखा होता है n, और n का मतलब समझ लो, जहां कहीं n लिखा है तो n का मतलब है प्राकृतिक संख्या। n का मतलब होता है हमारा प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि 1, 2, 3 इस प्रकार से जो संख्या चलती रहती हैं उन सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जहाँ कहीं n लिखा हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो बात की जा रही है वो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। और प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से अनंत तक क्या है, ये संख्याएं चलती रहती हैं। जो नेक्स्ट है वो है हमारा साइन W, और W का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। W का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। देखो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स, तो इसमें जो संख्या आएंगी वो 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। यानी कि इनमें क्या होगा, जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी उन्हीं में एक एलिमेंट जुड़ जाएगा 0, और ये संख्या हमारी कौन सी बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। नॉन डेसिमल की बात करें तो इसी में एक तीसरा होता है हमारा Z। Z का मतलब होता है पूर्णांक, और जो पूर्णांक होते हैं इसमें हमने देखा कि जो n है उसमें केवल प्लस वाली संख्याएं आई हैं, लेकिन जो पूर्णांक होते हैं उसमें प्लस की संख्याएं भी आ जाती हैं और माइनस की संख्या भी। यानी कि 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यानी कि इस प्रकार से ये संख्याएं कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। अब बात करें Z की, तो Z को भी क्या है, हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है हमारा Z प्लस और दूसरा है Z माइनस। Z प्लस का मतलब होता है धन पूर्णांक और Z माइनस का मतलब होता है ऋण पूर्णांक। यानी कि अगर बात करें कि Z प्लस की, तो Z प्लस में आ जाएंगे हमारे +1, +2, +3 ऐसे ही करके जितनी भी प्लस की संख्याएं होंगी, यानी कि जितने भी प्लस के पूर्णांक होंगे वो सारे के सारे हमारे Z प्लस के अंतर्गत आ जाएंगे। और Z माइनस में हमारी संख्या आएंगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यानी कि जितनी भी माइनस के पूर्णांक होंगे वो सब हमारे Z माइनस के अंतर्गत आ जाएंगे। ये तो हो गई हमारी नॉन डेसिमल यानी कि बिना दशमलव वाली संख्या। अगर कहीं n लिखा है तो समझ लीजिए प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। W लिखा है तो पूर्ण संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। Z लिखा है तो पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। अगर Z प्लस होगा तो धन पूर्णांक और Z माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वो ऋण पूर्णांक। अब बात करें हम दशमलव वाली संख्याओं की, ये हो गई हमारी बिना दशमलव वाली संख्या, और इधर हम बात करेंगे दशमलव की संख्या। तो देखो जो दशमलव की संख्याएं होती हैं वो भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। दशमलव की संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं टर्मिनेटेड और दूसरी होती हैं नॉन टर्मिनेटेड। यानी टर्मिनेटेड की बात करें, ऐसी संख्या जिनमें क्या है कि दशमलव का जो स्थान है वो कुछ अंकों के बाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है, या दशमलव के बाद जो आने वाली संख्याएं हैं कुछ संख्याओं के बाद क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। उन संख्याओं को हम टर्मिनेटेड कहते हैं। और जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं कंटिन्यूसली चलती रहती हैं उन सभी संख्याओं को हम नॉन टर्मिनेटेड संख्या कहते हैं। तो देखो इसमें संख्याएं कौन सी आएंगी, जैसे 1.375, 2.476, 2.0 या 4.0 या माइनस के 1.37 या -3.0, इस प्रकार की जो संख्या आएंगी वो हमारी किसके अंतर आ जाएंगी, टर्मिनेटेड के। अगर नॉन टर्मिनेटेड की बात करें तो जो नॉन टर्मिनेटेड संख्याएं होंगी वो हमारी दो प्रकार की होंगी।
एक तो होंगी रिपीटेड और एक होंगी हमारी नॉन रिपीटेड। देखो रिपीटेड और नॉन रिपीटेड का मतलब समझते हैं पहले। रिपीटेड का मतलब है जिसमें जो दशमलव के बाद के जो अंक हैं वो क्रमानुसार बार बार रिपीट होते रहें, तो वो संख्या हमारी रिपीटेड के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैंने लिखा 1.373737 डॉट डॉट डॉट, या 1.4788 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.379 और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार। इसका मतलब ये है कि जो 79 है वो आगे भी इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा, यानी कि ये जो संख्या होगी वो ये होगी 1.3797979, इस प्रकार से ये संख्या हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। अगर बात करें नॉन रिपीटेड की, तो इसके अंतर्गत जो हमारी संख्याएं आएंगी वो आएंगी हमारी जैसे 1.37429, इस प्रकार से संख्याएं क्या है हमारी बिना रिपीट किए हुए कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। या 2.10 100 1000, इस प्रकार से। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं हमारी वो होती है हमारी नॉन रिपीटेड संख्या। 1.37429 ऐसे, यानी कि जितनी भी इस प्रकार की संख्या हो जो बिना क्रम के चलती रहें कंटिन्यूसली, तो उनको हम नॉन रिपीटेड के अंतर्गत लिखते हैं। और जो क्रमानुसार यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद में दूसरी निश्चित संख्या आने लग जाए, तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो हमारी रिपीटेड संख्याओं के अंतर्गत आ जाएंगी। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं हमारी, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं और इनको हम Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें हम इन संख्याओं के बारे में, तो ये होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या और इनको हम कैपिटल T के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जहाँ कहीं भी वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत ये सारी संख्याएं आएंगी। अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो उसमें ये संख्याएं आ जाएंगी। अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो उसमें ये संख्याएं आएंगी। अगर मैं मान लो प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें ये वाली संख्याएं, पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो ये, और पूर्णांक की बात करेंगे तो ये वाली संख्याएं आ जाएंगी। अगर धन पूर्णांक की बात करते हैं तो उसमें +1 +2 +3, इस प्रकार से। अगर ऋण पूर्णांक की बात करेंगे तो -1 -2 -3, इस प्रकार से संख्याएं। तो ये हो गया हमारा वास्तविक संख्याओं का परिचय, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, उनको किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, कौन सी संख्या को हम क्या लिखते हैं, R का मतलब क्या होता है, Q का क्या होता है, T का क्या होता है, N का, W का, Z का, इन सब के मतलब क्या होते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो ये था हमारा 10th क्लास के लिए पहला लेक्चर, जिसमें मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया है। अगर आपको इसी प्रकार से 10th क्लास के सारे लेक्चर चाहिए तो मेरे जो चैनल है मैथ मैजिशियन प्रवीण सिंह के नाम से, तो उसको आप फॉलो करें और मेरे सारे जो वीडियो हैं मैं इस पर क्रमानुसार अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि तुम्हें 10th क्लास का पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा सकूँ। धन्यवाद।